ओके, आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म एंड इट्स रिजल्ट्स। एक तो आपको मैंने एक लेक्चर दिया था ग्रुप थ्योरी का। उसके अंदर होमोमॉर्फिज्म से लेके आइसोमॉर्फिज्म तक और उसके तमाम जो थ्योरम्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। वो बड़ा हेल्पफुल है। अगर आपने पहले नहीं देखा तो वो आप जरूर देखें। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं। एक v कह दें, एक को u कह दें, या x कह दें, दूसरे को y कह दें। ये एक सेट है। अंडर सर्टेन कंडीशन जब ये कुछ प्रॉपर्टीज रखता है तो ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। u इज अनदर वेक्टर स्पेस। t एक मैपिंग है। लेट t इज अ मैपिंग फ्रॉम v टू u। मैपिंग क्या करती है? मैपिंग जस्ट ये करती है कि भाई अगर आप इधर बैठे हैं v के अंदर, तो वो आपको जरा उठा के तो u में ले जाएगी। बस मैपिंग का इतना सारा काम है। टी एक्स, कि उसने v के एलिमेंट्स को लेना है और उसको u में ले जाना है। अच्छा, अब वेक्टर स्पेसेस में आपके पास क्या क्या पड़ा होगा? वेक्टर स्पेसेस में आपके पास अगर x और y दो वेक्टर हैं, उनका सम भी पड़ा होगा। अगर अल्फा कोई स्केलर है, x वेक्टर है, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पड़ी होगी। अच्छा, वेक्टर स्पेस क्योंकि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, तो यहाँ लाजमी बात है जीरो वेक्टर भी पड़ा होगा। इसके अलावा क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स भी रखता है, तो किसी एक्स के लिए नेगेटिव एक्स भी होगा। और अगर किसी एलिमेंट में उसका इनवर्स ऐड किया जाए तो इसका मतलब है एक्स माइनस वाई, ये भी उसमें होगा। इसमें लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स भी पड़े होंगे, इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स भी पड़े होंगे। इसकी कोई ना कोई डायमेंशन भी हो सकती है, इसके अंदर बेसिस वेक्टर भी हो सकते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। नाउ आपकी मैपिंग टी ने इन चीजों को यहां से उठाना है और यू में लेके जाना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ यू इमेजिन कि भाई T is a mapping which maps all these things from V to similar kind of things in U। यानी हम चाहते क्या है? What we want, हम ये चाहते हैं कि ये इतनी खूबसूरत किस्म की मैपिंग हो T कि V का जीरो वेक्टर उठाए तो U के जीरो वेक्टर पे रखे। ठीक है। अच्छा, कभी x को लेके अगर dx बनाती है तो अगर माइनस एक्स को ले तो माइनस टी एक्स पे रख दे। ठीक है, यानी इनवर्सेस का भी ख्याल रखे। अल्फा एक्स स्केलर मल्टीपल वेक्टर का ले तो उसका भी ख्याल, उसको स्केलर मल्टीपल पे ही मैप करे। वेक्टर यदि एक्स प्लस वाई को उठाए तो टी एक्स प्लस टी वाई पे ही मैप करे। यानी इतनी जबरदस्त किस्म की मैपिंग हो कि वो इतना ज्यादा ख्याल करे कि भाई जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे मैप करे, इनवर्स को इनवर्स पे मैप करे, सम को सम पे मैप करे, स्केलर मल्टीपल को स्केलर मल्टीपल पे मैप करे, डिफरेंस को डिफरेंस में मैप करे। सच अ सच अ मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म। और आप देखेंगे हैरान कुन तरीके से आप देखेंगे कि हम एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देंगे कि भाई होमोमॉर्फिज्म मैपिंग वो है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती होगी। और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर आप देखिएगा उसमें क्या क्या छुपा हुआ है। ठीक है, और इस हद तक जाएंगे कि हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रिजर्व हो रही हैं। बाज चीजें प्रिजर्व नहीं कर पाएगी। हम देखेंगे कि उसका हल क्या है, फिर उस मैपिंग में कौन सी एक्स्ट्रा खूबी हो कि फिर हर चीज मिले। मिसाल के तौर पे डायमेंशन प्रिजर्व हो, लीनियरली इंडिपेंडेंस प्रिजर्व हो, बेसिस प्रिजर्व हो, क्या करना पड़ेगा ये हम देखते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन नाउ। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। एक्स और वाई दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों का फील्ड सेम है। जो स्केलर एक्स के लिए है वही स्केलर टी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है वाई के लिए, यानी स्केलर्स आर सेम। अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगा ना भी। आपका अल्फा अगर एक्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एफ है, अल्फा एफ का एलिमेंट है, अल्फा एक्स तो डिफाइंड है, लेकिन अगर आपका वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ नहीं है
फिर आप हाउ कैन यू मल्टीप्लाई अल्फा विद टी एक्स? दैट्स वाई x and y have same field f. A mapping t from x to y is called homomorphism if number one, tx1 plus x2 is same as tx1 plus tx2. Number two, t alpha x is same as alpha tx. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो किसी भी मैपिंग में तो आप कहेंगे कि वो मैपिंग आपकी होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अच्छा क्या मतलब है इन दो चीजों का? फर्स्ट का मतलब ये है कि ये मैपिंग ऐसी मैपिंग है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं x1 x2 मिसाल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पड़े आपके पास x1, यहाँ पड़े आपके पास x2, ठीक है, आप इसका सम फाइंड करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आता है x1 x2, ठीक है, उस पर आप t अप्लाई करते हैं, यू गेट x1 प्लस t ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है। अच्छा, या फिर आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं, आप इनके इमेजेस पहले आप इनको इधर लेके जाते हैं, x1 को tx1 पे, x2 को tx2 पे, और अब आप y के अंदर बैठ के इनको प्लस करते हैं, द आंसर इज सेम। यानी ऐसी मैपिंग है कि आपको ये सहूलत देती है कि आपकी जो एडिशन है आप चाहो तो x में कर लो, चाहो तो y में जाके कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेम इज द केस विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि आप चाहो तो भाई x में बैठे हुए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद आप उसे उठा के ले जाओ y में, या आप पहले x को y में ले जाओ फिर वहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर इज सेम। If the two conditions are satisfied, then such a mapping is called homomorphism. अच्छा, एक इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी आप बयान कर सकते हैं, मैपिंग t from x to y is said to be homomorphism if for every x1 x2 in x, alpha 1 alpha 2 in f, the linear combination t alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 is equal to alpha 1 t x1 plus alpha 2 t x2. If this condition is satisfied, then that mapping is said to be homomorphism. Now look at the results. Keeping in mind कि भाई एक t from x to y अगर homomorphism है तो उसका मतलब ये है कि t alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 is equal to alpha 1 tx1 alpha 2 tx2. अब देखें वाला ये मैपिंग अगर ये कंडीशन एक सेटिस्फाई करती है, यानी अगर ये होमोमॉर्फिज्म बन जाती है, तो फिर ये क्या क्या प्रिजर्व करेगी? देन नंबर वन, t0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आइडेंटिटी इज प्रिजर्व। कैसे? आप देखें, अब यहाँ पे फर्ज करें मैं अल्फा 1 को 0 पुट कर देता हूँ और अल्फा 2 को भी 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस स्टैटिक में, देन स्टैटिक इंप्लाइज t, अब ये 0 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ये x का एलिमेंट है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है x का, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अल्फा 1 0 अल्फा 2 0, ये भी 0, अब ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है y का, इसका मतलब है t0 इज इक्वल टू 0। अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो फिर वो 0 वेक्टर को 0 वेक्टर पे ही मैप करेगी, और ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है। साल के तौर पे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि t एक मैपिंग है जो आर स्केयर से आर स्केयर पे है, और वो डिफाइंड ऐसे है कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 1 y प्लस 1, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? आंसर इज नो। विद वेरी क्विक ऑब्जर्वेशन कि अगर x y दोनों 0 हो जाएं, द आंसर इज 1 1 विच इज नॉट 0 0, ठीक है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म होती तो इसने 0 वेक्टर को 0 वेक्टर पे मैप करना था, और ये 0 वेक्टर पे मैप नहीं, और इसका मतलब है कि ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है कि अगर कोई मैपिंग आपकी ऐसी है कि t0 इज नॉट 0, इसका मतलब है कि वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है होमोमॉर्फिज्म ना होने के बारे में आपको बताएगा। बट इफ t0 इज 0, इट मे और मे नॉट बी होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, लेकिन बहरहाल अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इट विल मैप 0 टू द 0 वेक्टर, ठीक है, यानी आइडेंटिटी इज प्रिजर्व्ड। नंबर 2, t minus x is equal to minus tx. What is this? Inverse is preserved. It preserves the inverse. Just put the values on its definition and you will get the result. Alpha tx1, alpha 2 tx2. Simply put, alpha 1 is minus 1 and alpha 2 is 0. Replace x1 with x for simplicity. This is minus x and here this is minus tx. ये प्रूव हो गया आपका।
so inverse element is preserved. Vector addition is preserved. This is by definition. Simply put, alpha 1 is 1, alpha 2 is 1, and you get tx1 plus x2 is equal to tx1 plus tx2. Addition is preserved. Okay. Next one, subtraction is preserved. Now look, alpha 1 is 1, alpha 2 is minus 1. We get tx1 minus x2, same as tx1 minus tx2. Subtraction is preserved. T alpha x is equal to alpha tx. This is again very simple. Put alpha 1 is alpha, x1 is x, put alpha 2 0 in this static, and you get T alpha x, and on the right side alpha tx. So scalar multiplication is preserved. Next one you can write ke linear combinations are preserved. Linear combinations are preserved. Suppose I expression I from 1 to n, alpha I x I, the linear combination in x, then T of this is same as summation I from 1 to n alpha I t. So linear combinations are preserved. जब linear combination पे बात आ गई तो हम जानते हैं कि जब linear combination आप बनाते हैं तो वेक्टर दो तरह के हो जाते हैं, linearly dependent set और linearly independent set. Now question is कि अगर x के अंदर एक कोई linearly dependent set पड़ा है x1, x2, xn, क्या इसके जो images का set है tx1, tx2, क्या ये भी linearly dependent होगा? Answer is yes. Homomorphism also preserves linear dependence. A very short proof. Look at very short proof. साल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 x1 से लेके अल्फा n xn तक जब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर करेंगे तो कम से कम एक अल्फा आई नॉन जीरो जरूर होगा, बिकॉज दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट. ओके, अब इफ वी अप्लाई t ऑन बोथ साइड, बिकॉज t लीनियर है तो मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के यहां पहुंच जाऊंगा और t of 0 is 0. Now what is this? This is the linear combination of tx1, tx2, txn, and it goes to zero vector, and we already know that one of alpha is non-zero. अब देखें tx1, tx2, txn का linear combination zero दे रहा है, जबकि एक स्केलर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है. इसका मतलब है कि जो इमेजेस का सेट है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है. सो द इमेज ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट अंडर एन होमोमॉर्फिज्म इज लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा तो इसका इमेज सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा. इसका मतलब है कि जो होमोमॉर्फिज्म है वो लीनियर डिपेंडेंस को भी प्रिजर्व कर रही है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, the homomorphic image of a linearly independent set may or may not be linearly independent. अब यहां हमें कुछ खामियां नजर आना शुरू हो रही हैं. मिसाल के तौर पे एक मैपिंग है t r स्क्वायर से r पे है. ठीक है, अच्छा, और फर्ज करें कि t मैप करता है 1 0 को एक फार्मूला बना लेते हैं कि t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x. तो ये एक मैपिंग बन गई r स्क्वायर से r पे. t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जो भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा, सेकंड इग्नोर हो जाएगा. तो ये एक मैपिंग बन गई t फ्रॉम r स्क्वायर टू r. ठीक है, तो इसके मुताबिक t 1 0 क्या होगा, 1 होगा, और t 0 1 क्या होगा, ये 0 होगा. नाउ लुक एट दिस, डोमेन के अंदर आपके पास है 1 0 0 1, ये एक सेट है, और आर स्क्वायर में आप जानते हैं ये उसकी बेसिस है. इसका मतलब है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दिस इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. अब जो इसका इमेज सेट है, इफ आई कॉल इट x1 x2, देन व्हाट इज tx1 tx2. tx1 is 1, tx2 is 0. दिस इज इमेज सेट. व्हाट अबाउट दिस 1 0 1 0, ये सबसेट है r का. r की डायमेंशन 1 है. मेरे लेक्चर में जाएं बेसिस डायमेंशन के, तो मैंने आपको ये बताया था अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n हो तो फिर n से ज्यादा एलिमेंट्स जब भी आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. अब r की डायमेंशन 1 है, इस वेक्टर में इस सेट में 2 वेक्टर है. इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है.
एक दूसरी आसान निशानी मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर आ जाए वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगर जीरो वेक्टर आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है खा, इसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट पे मैप कर दे। इसका मतलब है भाई होमोमॉर्फिज्म यहाँ आके इसके हाथ जुड़ गए हैं। होमोमॉर्फिज्म का लीनियरली इंडिपेंडेंस पे कोई बस नहीं चलता। it cannot preserve linear independence because the image of a linearly independent set may or may not be linearly independent। ये क्वेश्चन अपने जहन में रखें कि क्या कोई ऐसी शक्ल है कि इसका जो इमेज है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर ऐसा हो, देयर इज अ स्पेशल केस। अगर ऐसा है कि जो इमेजेस का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इमेजेस का सेट, ये एक्साइज डोमेन के अंदर नहीं कह रहा मैं। डोमेन के अंदर तो आपने देखा अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इमेजेस का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन के अंदर जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर रेंज के अंदर जो सेट है वो जरूर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब रेंज के अंदर आपके पास एक सेट पड़ा हो अगर जो कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो फिर आप क्लियरली कह सकते हैं कि फिर जो डोमेन सेट के अंदर सेट था वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं। अच्छा, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक्स साइज का सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो। इसका मतलब ये है कि अगर ये इमेजेस के सेट के बारे में आपको पता हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि फिर एक्स साइज का सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। ना होने का क्या मतलब है? ना होने का मतलब ये है कि अगर इमेजेस का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो फिर एक्स साइज का सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर कि भाई अकेली होमोमॉर्फिज्म तो लीनियरली इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व नहीं कर पा रही। क्या ऐसी कंडीशन लगाई जाए कि वो कर ले? दिस इज वन वन मैपिंग। अगर आपकी जो मैपिंग है वो वन वन मैपिंग है, वन वन मैपिंग का क्या मतलब है? वन वन मैपिंग मीन Tx1 is equal to Tx2 implies x1 is equal to x2, distinct elements have distinct images। ठीक है, then this preserves linearly independence। ठीक है, अगर एक वन वन होमोमॉर्फिज्म होगी, इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगी, तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो इमेज है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है x1 से xn तक का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और प्रूव कर देते हैं कि इसके जो इमेजेस का सेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उसके लिए हम इसका एक लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, उसे हम जीरो पुट कर देते हैं और साबित कर देते हैं कि तमाम अल्फा आई जीरो है। ये करने के लिए हम टी की लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके टी को आउटसाइड ले आते हैं और यूं लिख लेते हैं इसको, और राइट हैंड साइड को भी होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि टी जीरो इज जीरो। अब आप लगाएं रिजल्ट, वन वन मैपिंग का रिजल्ट लगाएं तो टी एक्स वन अगर टी एक्स टू के बराबर है तो फिर एक्स वन एक्स टू के बराबर है। दिस मीन्स दैट अल्फा वन एक्स वन अल्फा एन एक्स एन ये किसके इक्वल आ गया? जीरो वेक्टर के। और क्योंकि एक्स आई इसका करेक्टर आपको पता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लिहाजा क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जब आपका इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा तो ऑल अल्फा आई जीरो हो जाएंगे। और ऑल अल्फा आई जीरो का मतलब है कि जब कभी आप टी एक्स आइज का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और वो जीरो के बराबर रखेंगे तो तमाम के तमाम स्केलर जीरो हो जाएंगे। दिट इज सफिशिएंट टू prove that tx1 to txn are linearly independent। So if the vectors are linearly independent and homomorphism is 1 1, then the set of images is also linearly independent। लिहाजा 1 1 homomorphism होगी तो वो linearly dependence को भी preserve कर पाएगी। अच्छा नेक्स्ट वन, S अगर सबस्पेस है x की तो TS सबस्पेस है y की, because now your होमोमॉर्फिज्म इज फ्रॉम x टू y। इसका मतलब है कि एक होमोमॉर्फिज्म सबस्पेस को भी प्रिजर्व कर रही है कि अगर एक सबस्पेस को उठाती है x में से तो फिर वो y में ले जाके उसको सबस्पेस ही बनाती है। ठीक है, व्हाट अबाउट इनवर्स इमेजेस? इनवर्स इमेजेस के लिए आपको पता है अगर t एक मैपिंग है तो सबसे पहले तो t का इनवर्स एग्जिस्ट करे,
और अगर वो एग्जिस्ट करता है, हम देखेंगे अंडर व्हाट कंडीशन इट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स इमेज ऑफ ए सब स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस। ठीक है, वो भी हमेशा एक सब स्पेस होती है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म, दिस इज अगेन होमोमॉर्फिज्म। इट इज वेरी इजी टू प्रूव कि आप अगर आप कंपोजिशन बना लें दो होमोमॉर्फिज्म की, और जस्ट आपने ये बाय डेफिनेशन इससे प्रूव कर देना है कि इट्स, पहले आप जी अप्लाई कर दें, जी क्योंकि लीनियर है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी यू करके, और फिर एफ रह जाएगा, और एफ भी लीनियर है तो ये दोबारा उस पे इसी तरह से एफ ऑफ जी एक्स वन और एल्फा टू एफ ऑफ जी एक्स टू, एंड वेरी सिंपल टू प्रूव। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म provided that it exists. Next one, if a homomorphism is bijective it is called isomorphism. यहाँ आप रिकॉल करें ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में मैंने आपको बताया होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है, एपीमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है, और आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। फिर आपने देखा कि एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है और ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन आप रिकॉल कर सकते हैं। बट नाउ वी आर स्टडिंग बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म यानी ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 on 2 हो, उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और इस आइसोमॉर्फिज्म का सहारा लेना पड़ा है हमें, क्यों लेना पड़ा है मैं आपको अभी रिजल्ट्स बताता हूँ इसके। एन आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशन बोथ। ये रह गया था कि भाई बेसिस और डायमेंशन प्रिजर्व नहीं हो पा रही थी किसी भी होमोमॉर्फिज्म के लिए, तो उसके लिए हमें आइसोमॉर्फिज्म चाहिए। नहीं, अगर हमारी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो 1-1 on 2 हो तो फिर बेसिस भी प्रिजर्व रहती हैं और डायमेंशन भी प्रिजर्व रहती है। यानी जिसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन फिर एक्स की होगी वही उसकी आइसोमॉर्फिक स्पेस की डायमेंशन होगी। ठीक है, every n dimensional vector space is isomorphic to the vector space Rn. This is very beautiful, isn't it? फर्ज करते हैं कि आपकी स्पेस x की जो डायमेंशन है वो है n, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास n वेक्टर हैं जो उसकी बेसिस बना रहे हैं। अच्छा, फर्ज करते हैं कि ये है r पे x/r। अच्छा, अब n वेक्टर आ गया आपके पास जो उसकी बेसिस बना रहे हैं। अब कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर आप लेंगे अगर, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको n वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जबकि अल्फा इज क्या है, अल्फा इज रियल नंबर्स हैं। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, हर वेक्टर x के corresponding टू एवरी वेक्टर x, ठीक है, कॉल इट बीटा, बेसिस बीटा है। हर वेक्टर x के corresponding आपके पास n रियल नंबर पड़े हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, दीज आर द रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि हर वेक्टर के corresponding आपके पास रियल नंबर पड़े हैं, और ये यूनिक है क्योंकि बेसिस, if beta is the basis then every x is expressed uniquely as the linear combination of the basis vectors। ठीक है, अच्छा, now look at this। इसका मतलब ये है कि you can define a mapping phi from x to Rn। हर x को Rn पे मैप किया जा सकता है, and we can prove that this mapping is isomorphism। तो इसका मतलब है कि हर वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन n है वो Rn के आइसोमॉर्फिक है। एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक टू Rn। ना सिर्फ ये बल्कि हर वो दो स्पेसेस जिन जो आइसोमॉर्फिक हैं उनकी डायमेंशन सेम है। एनी टू स्पेसेस ऑफ which are isomorphic have same dimension। और इसी तरह इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि if they are isomorphic they have same dimension, and if they have same dimension they are isomorphic। ठीक है, अच्छा, तो remember that a an isomorphism preserve both basis and dimension। next one, अगर टी एक होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास दो बड़े खास किस्म के सेट्स हैं, बड़े स्पेशल सेट हैं। कौन कौन से? एक है उन तमाम वेक्टर एक्स का सेट जो 0 पे मैप करें। ठीक है, अब टी आपकी मैपिंग है ना, उसने एक्स को किसी ना किसी वाई पे मैप करना है। वो तमाम वेक्टर, और ये नॉन एम्प्टी है, यानी आपको पता है
कि कम से कम जीरो वेक्टर ऐसा जरूर है जो जीरो पे मैप करता है। इसका मतलब है कि जीरो बिलोंग टू योर कलेक्शन, जिसे आप कर्नल ऑफ टी कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉन एम्प्टी, इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है दिस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। एंड वी कैन फर्दर वी कैन प्रूव दैट दिस कर्नल ऑफ टी इज एक्चुअली ए सबस्पेस ऑफ द स्पेस एक्स, सब स्पेस ऑफ, क्योंकि ये एक्स के एलिमेंट है, तो कर्नल ऑफ टी बीइंग सबसेट ऑफ एक्स इज सबस्पेस ऑफ एक्स। एक तो ये हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Kernel of a mapping, the set of all those vectors which maps to zero vector. Number two, range of T. What is range of T? The set of all images of T. Images का जो set है, this is of course images lies in Y. ये subset है Y का, तो we can prove that this is also subspace of Y. ये दोनों बड़े special set हैं, kernel of T और range of T. Why these are special? Because of some properties. Number one, T is 1-1 mapping. T 1-1 mapping है if and only if kernel of T is zero vector. अगर kernel में सिर्फ zero पड़ा हुआ है तो T is 1-1 mapping. This is very easy to prove. 1-1 mapping के लिए आपको चाहिए होता है tx1 is equal to tx2. Let mapping is 1-1. Then tx1 minus tx2, this is 0. Then tx1 minus x2, this is 0. And if this is 0, then this means that this x1 minus x2, this goes to your kernel of T. अच्छा, अब देखिए यहां से आप इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, let's suppose that this is equal to, इसे आप यहीं से खत्म कर दें बात, ओके। 0 is t0. अब t of x1 minus x2 is equal to t of 0. This means that x1 minus x2 is 0, which again gives x1 is equal to x2. And similarly आप इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हैं। And if we suppose that, अगर हम ये suppose कर लें कि kernel of t is 0, और हम प्रूव कर सकते हैं कि t is 1-1, ठीक है। put tx1 equal to tx2, then again similar step, tx1 minus tx2 is 0, tx1 minus x2 is 0, और t अगर किसी वेक्टर पे पड़े और 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है कर्नल ऑफ टी में, और कर्नल ऑफ टी में तो खाली 0 पड़ा है। दिस इज आवर सपोजिशन। इसका मतलब है कि x1 minus x2 is 0, and if x1 minus x2 is 0, then x1 is equal to x2. What is this? tx1 equal to tx2 implies x1 equal to x2. This means t is 1-1 mapping, ठीक है। और इसका आप कन्वर्स भी कर सकते हैं। कन्वर्स में अगर आप फर्ज कर लें t is 1-1, और फिर आप सपोज कर लें कि भाई कर्नल ऑफ t में कुछ पड़ा है x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t, तो फिर इसका मतलब होगा कि t ऑफ x क्या है, 0 है, और 0 को आप t0 भी कहते हैं, और t क्योंकि 1-1 है तो tx इक्वल टू t0 का मतलब है कि अगर tx t0 के बराबर है तो फिर x 0 के बराबर है, और x आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब है कर्नल ऑफ t में पड़े ही सिर्फ 0 है। ये इसका कन्वर्स है। तो इस तरह से आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। t is 1-1 mapping if and only if kernel of t is 0. And the next one is range of t equal to y. If range is equal to the whole space y, then this means t is onto mapping, ठीक है। अगर रेंज पूरी स्पेस के बराबर हो जाए तो फिर आपकी जो मैपिंग है ये onto हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आपको पता है आपकी मैपिंग बाइजेक्टिव होती है, और इन दैट केस टी का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, और वो बजाते खुद एक होमोमॉर्फिज्म बनाता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंस, एक और बड़ा अच्छा रिजल्ट है कर्नल ऑफ टी और रेंज ऑफ टी के बारे में, एंड दैट इज द रैंक नल्टी थ्योरम, ठीक है। जो हमारी डायमेंशन होती है कर्नल ऑफ टी की, क्योंकि ये सब स्पेस है, इसकी अपनी भी डायमेंशन है, कर्नल ऑफ टी की जो डायमेंशन है इसे हम कहते हैं नलिटी ऑफ ए वेक्टर स्पेस, और जो डायमेंशन होती है रेंज ऑफ टी की उसे हम कहते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा,
Now we have a rank nullity theorem, and this theorem says that if T is a homomorphism from X to Y, then dimension of X is the sum of the dimension of null space plus the dimension of RT. Any dimension of X is the sum of the rank and nullity. This is called rank nullity theorem. Now look at this. यहां से हम कुछ रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट करें कि T इज 1-1 मैपिंग. T 1-1 मैपिंग है. अगर T 1-1 मैपिंग है तो इसका मतलब है कि नल स्पेस ऑफ T की जो डायमेंशन है वो जीरो होगी, क्योंकि अगर T 1-1 है तो नल स्पेस ऑफ T जो है, सॉरी, जिसे आप कर्नल ऑफ T कह रहे हैं, ठीक है, मैंने नल लिखा, आप इसे कर्नल ऑफ T कह सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ जीरो पड़ा है तो उसकी डायमेंशन जीरो है. और अगर उसकी डायमेंशन जीरो है तो फिर डायमेंशन ऑफ एक्स खाली डायमेंशन ऑफ आर टी के बराबर है. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर टी मैपिंग 1-1 है तो फिर एक्स की और आर टी की जो डायमेंशन है वो सेम होगी, यानी एक्स की और उसकी जो रेंज है स्पेस, उसकी डायमेंशन सेम होगी. अच्छा, इसी तरह द सेकंड वन, आर टी इज इक्वल टू वाई. अगर मैपिंग ऑन टू हो, यानी 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, जो कि जीरो हो जाएगी, और डायमेंशन ऑफ आर टी जो कि वाई के बराबर हो जाएगी. तो इसका मतलब फिर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जीरो हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ आर टी वाई के बराबर होगा, बिकॉज नाउ ऑन टू मैपिंग के लिए आर टी वाई. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, if T is a homomorphism from X to Y, which is 1-1 on to mean bijective, mean this mapping is isomorphism, then the dimension of X and Y are same. यही हमने पहले बयान किया था कि अगर T isomorphism होगी तो X Y के dimensions same होंगे. अच्छा, next we have we quickly recall some isomorphism theorem, just like we studied them in group theory. Phi एक homomorphism है V से W पे, और दोनों का साफ जाहिर है फील्ड सेम है. both are vector spaces on the same field F. Then number one, kernel of phi means set of all those vectors which maps to the zero vector. Kernel of phi is subspace of V. We have already discussed. Kernel is a subspace. Image of phi is a subspace of W. Yes. Next one. This is the main statement of isomorphism theorem. कि कर्नल क्योंकि सबस्पेस है V की, so V by kernel phi is a quotient space. This is well defined, and this quotient space is actually isomorphic to the image of this phi. And if phi is a homomorphism from V to W, then V by kernel phi is isomorphic to phi V, just like first fundamental theorem of group theory. Next one. The second theorem is, let V be a vector space, ST are subspaces, then S plus T is also subspace of V. We have already discussed. But now it is important that S plus T is subspace of V so that we can find this quotient space V over S plus T. And also S intersection T is subspace. I think there is intersection. Then in that case, these spaces are isomorphic. Next one, third isomorphism theorem. Let V be a vector space, S T be two subspaces such that T is contained in S. Both are contained in V, but importantly, T is contained in S. T is contained in S. And if T is contained in S, then this means T is also subspace of S. So we can find this quotient space S by T also. The quotient space is a subspace of V by T because S is subspace of V, S by T is subspace of V by T. And V by T quotient with S by T is isomorphic to V by S. This is the third isomorphism theorem, just like those in group theory. Here we stop our lecture. आप इसे करते हुए जरूर आपको ग्रुप थ्योरी का लेक्चर भी याद आएगा. आप इन रिजल्ट्स को लिख लें और इनको अच्छी तरह प्रूव कर लें और इसमें अपनी तरफ से और रिजल्ट्स ऐड करें. In the end, I end my lecture. Just recall that we have collected many results for a homomorphism. Homomorphism preserved
uh, zero vector homomorphism preserve inverse elements, homomorphism preserve linear combinations, homomorphism preserve linearly dependent sets, homomorphism preserve the difference x1 minus x2, homomorphism preserve vector addition, scalar multiplication, and many other things. Where homomorphism does not preserve linearly independent set, then we need 1-1 mapping. 1-1 homomorphism preserve linearly independence. And when homomorphism couldn't preserve the dimension and basis, then we need isomorphism to preserve dimension and basis, and then isomorphism theorems. Thank you very much.